अस्सलाम वालेकुम। हमने शौक का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसमें आज हमने शौक की मेन क्लासिफिकेशन पढ़नी है, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी माइनर क्लासिफिकेशन है वो हम देख लेते हैं। उसमें आता है माइल्ड शौक, मॉडरेट शौक और सीवियर शौक। जो माइल्ड शौक है ना, माइल्ड शौक के अंदर टैकीकार्डिया होता है, पेशेंट की कोल्ड पेरिफ्रीज होती हैं, ठीक है, टैकीपीनिया होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है, ठीक है, और यूरिन आउटपुट पेशेंट का थोड़ा सा कम हो सकता है माइल्ड शौक के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है मॉडरेट शौक। मॉडरेट शौक हम तब कहते हैं जब पेशेंट का यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आवर से कम हो जाए, ठीक है, फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को है मॉडरेट शौक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीवियर शौक की। सीवियर शौक में पेशेंट का यूरिन आउटपुट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, टैकीपीनिया रेस्ट हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, टैकीपीनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टैकीकार्डिया भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, 80/60 हो जाता है सीवियर शौक के अंदर। अब हम बात करते हैं मेन क्लासिफिकेशन ऑफ शौक की। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हाइपोवोलेमिक, या जिसे हेमरेजिक शौक भी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शौक के बारे में, उसके बाद हम सेप्टिक शौक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्डियोजेनिक शौक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शौक के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 जो है ना मेन क्लासिफिकेशन है शौक की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शौक की। ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, पेशेंट को हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शौक हो जाता है। मोस्ट कॉमनली हैमरेज की वजह से हो रहा होता है, ठीक है, हैमरेज ड्यू टू एनी ट्रोमा, किसी ट्रोमा की वजह से हैमरेज हुआ, ठीक है, या सर्जरी की वजह से हुआ। हैमरेज की वजह से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा कि टूवर्ड्स वाइटल ऑर्गन्स ब्लड नहीं जाएगा, इतना सीवियर हो जाएगा कि वाइटल ऑर्गन्स को भी ब्लड रिसीव नहीं होगा आगे जाकर, ठीक है। पहले जो है सिर्फ इसके अंदर जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड रिसीव हो रहा था, आगे जब ये सीवियर होता जाएगा तो वाइटल ऑर्गन्स को भी ब्लड रिसीव नहीं होगा और फिर बॉडी चली जाएगी शॉक के अंदर, ठीक है। और दूसरी इसकी जो रीज़न बन रही होती है, एक हैमरेज थी, दूसरा है फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस किन केसेस में हो सकता है, सीवियर डायरिया के केस में हो सकता है अगर कोलरा वगैरह है, ठीक है, वॉमिटिंग की वजह से हो सकता है, सीवियर परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या बर्न्स की वजह से फ्लूइड लॉस हो सकता है। बर्न्स में क्या होता है कि स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन रिमूव हो जाती है, उसकी वजह से स्किन से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस, फ्लूइड लॉस हो रहा होता है, ठीक है, या किसी भी काइंड की डिहाइड्रेशन हो गई है, किसी भी किस्म की डिहाइड्रेशन या थर्मल इंजरीज़ हैं, ठीक है, इन सब कंडीशन के अंदर जो है पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो सकता है और वो लीड कर सकता है टुवर्ड हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक। फ्लूइड लॉस के केस में हम क्या करेंगे कि फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट, ठीक है, फ्लूइड रिप्लेनिशमेंट के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो कोज है उसको ट्रीट करेंगे, कोज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये दो हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं फ्लूइड लॉस की। नेक्स्ट हम इसकी मेन बात करते हैं मैनेजमेंट हमने किस तरह करनी है, ठीक है। मैनेजमेंट में मैंने आपको पिछली दफ़ा भी पढ़ाया था, हैमरेज की मैनेजमेंट जो थी ना, सेम इसके अंदर हम वही फॉलो करेंगे क्योंकि ये हेमरेजिक शॉक है, हैमरेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था फ्लोर प्लस 4 अदर्स, ठीक है। ये प्रोटोकॉल मैंने आपको वहाँ डिटेल से बताया, यहाँ नहीं मैं बताऊँगी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसमें मैंने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फ्लोर पे देखना है कितना ब्लड है, ठीक है, जो हमें नज़र आ रहा है, और 4 अदर देखने जो कंसील चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसमें पेल्विक था, थाई थी, एब्डोमेन था और चेस्ट था। उसके बाद हमने देखना है ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ATLS गाइडलाइंस में हमने पढ़ा हुआ है कि A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, एयरवे, और हम उसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे कि एयरवे पेटेंट है, ठीक है, उसकी टंग फॉल की हुई तो नहीं है, अगर फॉल की हुई है तो हम उसको ठीक करेंगे। नेक्स्ट C से आ जाता है स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन चेक करेंगे, और सर्कुलेशन में हमने क्या देखना है, एक तो हमने वहाँ पे ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, दूसरा हमने रिप्लेस करना है लॉस को, ठीक है। ब्लीडिंग को किस तरह स्टॉप करना है, ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे हैमरेज वाले में कि हमने अरेस्ट किस तरह करना है, हैमरेज को प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है, टोर्निकेट यूज़ कर सकते हैं, ये सारे मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, आपने उस हैमरेज वाली वीडियो में डिटेल से देख लेना, ठीक है। यहाँ मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ।
पैकिंग थी और लाइगेशन वगैरह थी, ठीक है। इन सब के थ्रू हम जो है ना वो प्रेशर अप्लाई करके ब्लड को रोक सकते हैं, ब्लड के फ्लो को। रिप्लेस द लॉस में हमने क्या करना है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमने लॉस को रिप्लेस करना है तो हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं पेल्विक फ्रैक्चर के केस में एज अ पेल्विक बाइंडर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि पेल्विक जब फ्रैक्चर होता है तो 2 लीटर जो ब्लड है ना वो लॉस हो जाता है, ठीक है। पेशेंट डायरेक्ट क्लास 4 हेमरेज के अंदर चला जाता है, तो इतना ब्लड लॉस सीवियर होता है, तो उसके अंदर हम पेल्विक बाइंडर्स यूज़ करते हैं ब्लड को रोकने के लिए। उसके बाद है कि अगर 30% से ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो फिर रिप्लेसमेंट थ्रू ब्लड हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद डी से हम डिसेबिलिटी चेक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। ई में हम क्या करते हैं, कंप्लीट एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो, पेशेंट का एक्सपोजर करके, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी को एक्सपोज करके हम हेड टू टो उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आ जाता है गैस्ट्रिक डायलेशन एंड कंप्रेशन। ट्रोमा के पेशेंट्स के अंदर जो जीआईटी है उसकी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेजाइल ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पेशेंट जो है ना, जब ट्रोमा होता है तो पेशेंट जो डायरेक्ट है ना वो जाता है डेटेरियोरेशन की तरफ, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन जो है वो जाती है डेटेरियोरेशन की तरफ, ट्रोमा होता है, ठीक है। हर बॉडी और जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है ट्रोमा के केस में, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके से हर ऑर्गन रिस्पॉन्स करते हैं। स्टमक किस तरह रिस्पॉन्स करता है, स्टमक डायलेट कर जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट पे जोर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि पेशेंट के जो स्टमक के कंटेंट्स हैं वो एस्पायरेट ना कर ले, ठीक है। डेंजर होता है एस्पायरेशन का, इसलिए हम क्या करते हैं उनके अंदर एनजी ट्यूब पास कर देते हैं, ताकि उनके अंदर जो है ना वो ट्रोमा के पेशेंट्स के अंदर ये ख़तरा ख़त्म हो जाए एस्पायरेशन वाला, ठीक है। साथ में हम कर रहे हैं यूरिनरी कैथराइजेशन। यूरिनरी कैथराइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूरिन का आउटपुट है उसको मेजर करना बहुत ज़रूरी है हीमोचूरिया वगैरह को चेक करने के लिए, इसलिए हम यूरिनरी कैथराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। ये सारा हमने जो पढ़ा है ना, ये हाइपोवोलीमिक और हेमरेजिक शॉक के बारे में पढ़ा, और इसकी जो मैनेजमेंट थी वो काफ़ी हद तक रिलेट करी थी हेमरेज वाली मैनेजमेंट से, ठीक है। तो आपने पहले वो देख लेना है, उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी सेकेंड टाइप पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक।